क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सियल एंड इक्विटोरियल हाइड्रोजन एटम, अक्षीय एवं निरक्षीय या भूमध्य हाइड्रोजन परमाणु। एक्सियल और इक्विटोरियल हाइड्रोजन के बारे में आज हम लेते हैं और इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वो है साइक्लोहेक्सेन। ये हमने यहाँ पे इसका डायग्राम लिया हुआ है, उसी से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर टोटल 12 हाइड्रोजन होते हैं और ये जो 12 हाइड्रोजन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले जो हाइड्रोजन है वो उनको हम ले रहे हैं, जो हाइड्रोजन रिंग के लंबवत होते हैं वे एक्सियल हाइड्रोजन कहलाते हैं। इन एक्सियल हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है, उसमें से एकांतर क्रम में 3 ऊपर और 3 नीचे होते हैं। जो 12 हाइड्रोजन है वो दो प्रकार में डिवाइड है, 6 एक तरीके के होते हैं और 6 दूसरी तरीके के। 6 है एक्सियल और 6 होंगे इक्विटोरियल। उस पहले जो हमने लिए हैं एक्सियल, उसमें से जो हाइड्रोजन रिंग के लंबवत होते हैं वो अक्षीय कहलाएंगे और ये रिंग 3 तो होंगे ऊपर और रिंग के 3 होंगे नीचे। इसी तरीके से जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है इक्विटोरियल, वो भी संख्या में 6 होते हैं। ये भूमध्य या विषुवतीय में 2 चक्कर में ये व्यवस्थित रहते हैं। ये यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया और उससे हमने इसको एक्सियल और इक्विटोरियल बताया है कि किस तरीके से ये व्यवस्थित रहते हैं। ये इस डायग्राम के अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन इनको बता के फिर लंबवत और भूमध्य इनको बताया है और उस तरीके से इनको एक्सियल और इक्विटोरियल को हमने यहाँ पे समझाया है। अब हमने पहले भी लिया था साइक्लोहेक्सेन और उसकी स्ट्रक्चर ली थी, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो 2 फॉर्म के अंदर मिलता है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। और उसमें से हमने ये देखा था कि जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन कम होता है, जबकि जो बोट फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के पास पास में आ जाने के कारण उसमें की स्टेबिलिटी कम होती है। ये यहाँ पर हमने डायग्राम में बताया है कि ये चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, उसमें से चेयर फॉर्म तो स्टेबल है और बोट फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन एक दूसरे के पास पास आने के कारण इनमें रिपल्शन होता है और ये स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। अब यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें देखो कि जो C1 कार्बन एटम है और दूसरा C4 कार्बन एटम है, उन दोनों के हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। ये जो पास में आते हैं इन हाइड्रोजन को हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन किसको कहते हैं। तो C1 और C4 जो कार्बन एटम है बोट फॉर्म के अंदर, उसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास में आते हैं, इसको हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म ही स्टेबल होती है और ये इसी फॉर्म में मिलता है। यदि बोट फॉर्म में आता भी है तो ये तुरंत चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी स्टेबिलिटी को हमने पहले भी लिया था और यहाँ पर हमने इसको वापस लिया, इसकी स्टेबिलिटी को, और ये देखा कि इसकी जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसमें स्ट्रेन कम है। यहाँ हमको इसके फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बारे में समझाना था, इसलिए हमने इसको यहाँ वापस रिपीट किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहर्स फॉर्मूला, न्यूमैन प्रक्षेपण एवं सोहर्स सूत्र। किसी भी मॉलिक्यूल के कन्फॉर्मेशन जो है वो 3 डायमेंशनल होते हैं।
के जो मॉलिक्यूल है उसके जो स्वरूपण बनते हैं वो सब त्रिविमीय होते हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं। जबकि ये पेपर पर हम इनको जब ड्रॉ करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल होते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझाएंगे इन फॉर्मूले से कि हम 2 डायमेंशन को कैसे इस पेपर ये जो है इनके कॉन्फॉर्मेशन उनको हम बनाएं। तो कहने का मतलब ये है पेपर पर हम इन 3 डायमेंशन को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि जो कॉन्फॉर्मेशन थे वो सब 3D होते हैं, पर जब हम इनको कागज़ पर उतारते हैं, बनाते हैं, तो वो हमको 2 डायमेंशन बनाने होते हैं। तो इसको समझाने के लिए 2 मेथड दिए हैं। एक है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र और दूसरा है सोहार्स फॉर्मूला। ये 2 मेथड से हम किसी भी कॉन्फॉर्मेशन या स्वरूपण को कागज़ पर बना सकते हैं। पहला हम लेते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। इसमें मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन अक्ष से इस प्रकार देखा जाता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छिप जाए। डायग्राम में ये दोनों डायग्राम यहाँ पर न्यूमैन और सोहार्स के लिए बता रखे हैं। डायग्राम के अंदर जो न्यूमैन वाला हम ले रहे हैं, न्यूमैन वाला डायग्राम, उसमें सामने वाले कार्बन को एक केंद्र बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और पीछे वाले कार्बन को उस बिंदु की परिधि द्वारा दिखाया जाता है। प्रत्येक कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को रेडियली एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर बना दिया जाता है। ये जो न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है ये सबसे ज़्यादा इजी और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। दूसरा आता है सोहार्स फॉर्मूला। इसमें अणु को कार्बन कार्बन बंध के अक्ष से थोड़ा हटकर देखा जाता है और उसी रूप में अणु का आरेख बना दिया जाता है। एथेन के अंतरित रूप के न्यूमैन और सोहार्स सूत्रों को ये डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है। तो इन दोनों विधियों से किसी भी स्वरूपण का 2 डायमेंशनल उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं ये हम बता सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है और वो हम लेते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने अलग अलग तो समझाए थे, पर यहाँ पर हम इनके डिफरेंस के फॉर्म में इसको लेते हैं कि कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप अणु कई व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है। ये जो व्यवस्थाएं बनती है इनको हम कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसमें फ्री रोटेशन होता है और उस फ्री रोटेशन के कारण कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और उसको हम कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। हमने देखा था कि जो कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। ये एक दूसरे के अंदर तुरंत बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने एथेन के लिए थे, उसके इक्लिप्स फॉर्मेशन बनता है, स्टैगर्ड फॉर्म बनते हैं। इस तरीके से हमने इसकी सारी फॉर्म कैसे बनती है ये हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर लिया था। ये जो इथेन के कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं इसके अंदर एक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणु के मध्य वाली सीध में स्थित होता है। ऐसे स्वरूपण में दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन के मध्य ग्रसित स्वरूपण की तुलना में अधिक दूरी रहती है, अतः अंतरित स्वरूपण की ऊर्जा ग्रसित स्वरूपण की तुलना में कम होती है। ये हमने एथेन के लिए देखा, केवल जो अंतर है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे के अंदर बदलते रहते हैं, इसलिए इनको आसानी से एक दूसरे को अलग भी नहीं किया जा सकता है। ये तो था कॉन्फॉर्मेशन के बारे में। अब अगर हम लेवें कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं के स्पेशियल अरेंजमेंट को कहते हैं कि स्पेस के अंदर
किसी मॉलिक्यूल के जो एटम है वो किस अरेंजमेंट में है, किस तरीके से सिचुएटेड है, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये नॉर्मल परिस्थिति में ये स्थिर होता है और एक दूसरे विन्यास में परिवर्तन किसी बंध के टूटने और नए बंध के बनने से ही होता है। ये बंध का टूटेगा और ये नया बंध बनेगा, तभी ये कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। वो दो फॉर्म के अंदर मिलता है, एक डी कैपिटल डी और दूसरा कैपिटल एल। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। जैसा हमने पहले इसको डिटेल में लिया था, यहाँ पर एक बार वापस लेते हैं कि जो OH है वो राइट में है और हाइड्रोजन लेफ्ट में है। ये वाली जो स्थिति है वो डी कहलाएगी और दूसरे ग्लिसरल्डिहाइड में जो OH है वो लेफ्ट में है और हाइड्रोजन राइट में है, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए CH और COH दोनों बंधों को टूटकर विपरीत स्थिति में जुड़ना होगा, जो सामान्य स्थिति में ये नहीं होती है। इसलिए इन दोनों समावयवों को हम अलग कर सकते हैं। तो जो कॉन्फॉर्मेशन है वो दोनों एक दूसरे के अंदर बदलते रहते हैं, इसलिए उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। जबकि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नए बंध बनते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, वो इतनी आसानी से नॉर्मली अंतर परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए ये समावयवियों को हम अलग कर सकते हैं। जबकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इसमें नए पुराने बंध के टूटने से और बनने से ये बनते हैं। मेन डिफरेंस इनके अंदर ये है। इनको हमने अलग अलग बहुत डिटेल में लिया था। यहाँ हमने इसकी जो मेन पॉइंट है दो वो लिए और उससे हमने कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन को समझाया। इसके साथ ही ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो अपना ख़त्म होता है। अब आप कई सारे इसके जो एग्जाम्पल है वो करेंगे, क्वेश्चन है वो करेंगे। तो प्रैक्टिस करना इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।